हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए। और आपको ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे अब बहुत केमिस्ट्री के प्यारे कंसेप्ट्स को सीखने वाले हो। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है एटम के बारे में, कुछ कुछ नॉलेज आपने इधर उधर से गैदर भी की होगी, बट यहाँ पे आप एक सबसे पहला कोर कंसेप्ट सीखने वाले हो केमिस्ट्री के बारे में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हो। और अगर आप 11th 12th और आगे साइंस को परस्यू करने वाले हो तो ये आपका फाउंडेशन चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम मजे से इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, कंप्लीट एनसीईआरटी की कवरेज कराऊंगी और उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा दूंगी, सो दैट कि आप अगर अब किसी भी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप NSCGS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SHESS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी ओलंपियाड एग्जाम के लिए को क्रैक करने का सोचते हैं, तो भी आपके लिए ये चैप्टर से मिली हुई नॉलेज बहुत सफिशिएंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जहां पे आई विल बी टेकिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले एटम के बारे में। किसने बताया? एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया, तो हम उनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। और फिर हमें दी गई सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे, दैट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये हमारे इस लेक्चर का एजेंडा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो जर्नी इनसाइड द एटम कहां से शुरू होता है? आप लोगों ने ये पढ़ा व्हाट इज मैटर। ठीक है, आप लोगों की पिछले साल की क्लास 8th की न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो आई, उसमें आपके पास ये चैप्टर था व्हाट इज मैटर। तो मैटर में आपने ये अंडरस्टैंड किया कि कोई भी चीज जिसका मास होता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम उसको मैटर बोलते हैं। सो एसेंशियली अगर हम बात करें तो एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ मैटर। चाहे आप एक घर की बात करो, घर के कमरों की बात करो, कमरे से और छोटे लेवल पे जाओ और आप एक वॉल की बात करो, वॉल के अंदर लगी हुई ब्रिक की बात करो, तो सबसे छोटा यूनिट आपके घर का ब्रिक। और ब्रिक को भी बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स की कलेक्शन से बना है, ऑर्गन टिश्यूज की कलेक्शन से बना है, और टिश्यू का सबसे छोटा यूनिट इज सेल। तो हम ये बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट ये आगे सेल भी किसका बना हुआ है? वेल अगेन द आंसर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, and matter is made up of tiny particles called as atoms. So हम ये कह सकते हैं कि atoms they are the basic building blocks of all living and non-living things. अब आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो और साइंस के स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको बहुत सारे चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जिन चीजों को आप देखते हो उनको ऑब्जर्व करके उसमें से वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों पे आपका थॉट प्रोसेस जाना चाहिए, तभी आप सही मायने में साइंस के स्टूडेंट्स हो। अब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर को पढ़ते हुए सोच सकते हो। ठीक है, स्टार्ट में सोच सकते हो, जो कुछ आपको नॉलेज मालूम है उसके बारे में सोचते हुए यू कैन थिंक अबाउट कि क्या एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर के? क्या एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है? तो शायद आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो भी कि एटम को आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में। और फिर हमने ये भी शायद कहीं पे पढ़ा हो कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनके आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे होते हैं
तो ये क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिर जाते, क्यों गोल गोल घूमते ही रहते हैं? और साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे मॉडल्स दिए एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्यों वो बार बार बदलते गए? ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजों को इस चैप्टर में समझना है. We will be talking about the structure of the atom. We will be talking in this chapter about subatomic particles, electrons, protons, neutrons के बारे में बात करेंगे. कैसे ये एक एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं. We will be talking about various atomic models. इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इस एटॉमिक मॉडल में, हम इसके बारे में बात करेंगे. एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में भी बात करेंगे. So welcome to the fascinating journey inside the atom. बहुत मजेदार जर्नी है और बहुत कुछ आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो. तो अब हम शुरू करते हैं इस जर्नी के पहले पड़ाव से. जब हम बात करते हैं अराउंड 2000 years ago की बात, 2000 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, और वहां पे हम बात करते हैं एक एंशिएंट इंडिया की और एक एंशिएंट ग्रीस की, जहां के लर्नेड लोग, फिलोसफर लोग, जो कि बहुत डीप थिंकर्स थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों को सोचा. तो मैं भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही कह रही हूँ कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको हर चीज को ऑब्जर्व करके सोचना चाहिए. तो वी शुड बी प्राउड कि इंडिया हैज बीन वन ऑफ दोस पायनियर्स जिन्होंने मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल के एटम के बारे में बहुत कुछ सोचा. तो उन्होंने ये सोचा व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ, कैन मैटर बी डिवाइडेड फॉर एवर. सो ये क्वेश्चंस थे जो कि इंडिया और ग्रीस के थिंकर्स ने सोचा मोर देन 2000 years ago. तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम महर्षि कन्नड़, आचार्य कन्नड़ का है, और उन्होंने कहा कि मैटर को द्रव्य बोला. ठीक है, तो हम हिंदी संस्कृत वाले लोग हैं तो ऑब्वियसली उसको मैटर नहीं बोलेंगे, तो उसका कुछ हिंदी संस्कृत नेम होगा. तो मैटर को द्रव्य बोला जाता है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को उन्होंने परमाणु बोला. परमाणु, ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा अंश. ठीक है, और परमाणु कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दैट इज व्हाट ही टोल्ड. और ये सारा कुछ उनका जो ये द्रव्य परमाणु के आइडियाज हैं, उनको उनके विशेषिका सूत्र के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है, तो आचार्य कन्नड़ आइडियाज इन द विशेषिका फिलोसफी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एटॉमिक आइडियाज इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो वी शुड बी एक्चुअली वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियंस. अब उन्होंने ये बात की कि सबसे द्रव्य का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है परमाणु, और परमाणु आपस में कंबाइन करते हैं और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं. तो परमाणु फॉर एग्जांपल, दो परमाणु मिलकर एक डायड फॉर्म करते हैं. ठीक है, सो दो परमाणु मिले और उन्होंने एक डायड फॉर्म किया. तीन परमाणु मिले तो एक ट्रायड बन गया, और इस तरीके से बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में वो ज्वाइन कर सकते हैं. उनकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं और उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमको डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं. ठीक है, तो आचार्य कन्नड़ explained the countless combinations of परमाणु give rise to a variety of materials in the universe, from dust particles to mountains to living beings. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि मैटर या द्रव्य सबका सबसे छोटा पार्टिकल है परमाणु, और परमाणु ही डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं टू मेक ऑल काइंड ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स. अब आचार्य कन्नड़ की इस एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी में एक लिमिटेशन भी है. वो लिमिटेशन क्या है, मतलब कमी क्या है उनकी इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर? उन्होंने ये तो बताया कि परमाणु कंबाइन करके डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं, बट वो ये नहीं बता पाए कि किस एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, रेशो में परमाणु कंबाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हमको ये मालूम है कि वाटर की एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन है. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. इसके अंदर
एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अभी सिर्फ आपको सिंपली एक लिमिटेशन बता रही हूँ कि उन्होंने ये तो बताया कि वाटर बनने के लिए फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ट्रायड बनाएंगे, ठीक है। बट कितने हाइड्रोजन के एटम, कितने ऑक्सीजन के एटम, क्या डेफिनेट कॉम्पोजिशन है जिसमें ये परमाणु कंबाइन करके एक डिफरेंट सब्सटेंस बनाएंगे, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। सो डिफरेंट सब्सटेंसेस कुड नॉट बी साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड। तो हम वाटर को साइंटिफिकली डिस्क्राइब उस डेट में नहीं कर सकते थे जो कि आज की डेट में हम कर सकते हैं। बट फिर भी ये एंशिएंट एटॉमिक थियरी रेवोल्यूशनरी थी, ठीक है। उन्होंने एक नया थॉट दिया था, बट कमी क्या थी? ना तो एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ना मैथमेटिकल प्रोपोर्शंस वो डिस्कस कर रही थी। नेक्स्ट, सिमिलर टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली सेम से ही टाइम पे अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस के अंदर हमारे पास 2 साइंटिस्ट, ल्यूसिपस, नॉट साइंटिस्ट एक्चुअली, फिलोसफर्स। फिलोसफर होते हैं डीप थिंकर्स, साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। तो उस टाइम पे कोई ऐसे लेबोरेटरीज नहीं होती थी जहां पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके चीजों को प्रूव किया जा रहा था, बट दे वर वेरी लर्नेड पीपल, वो फिलोसफर्स थे जो कि डीप थिंकर थे। और उसमें 2 नाम, लूसिपस और डेमोक्रिटस। तो लूसिपस एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने पहली बार ये आइडिया प्रपोज किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और डेमोक्रिटस ने उसी आइडिया को फर्दर डेवलप करके एक्सपैंड किया। तो उनका मेन आइडिया क्या था? उनका मेन आइडिया ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटमॉस, ठीक है। तो एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है विच मींस इनडिविजिबल। तो एटम का नाम कहां से आया? ग्रीस से आया, ठीक है। सो एटम्स दे आर इटर्नल, दे आर सॉलिड एंड दे कैन नॉट बी कट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो वो इनडिविजिबल है, उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो लिसिपस और डेमोक्रिटस दे गेव वन ऑफ द अर्लीस्ट आइडियाज दैट द एटम्स दे आर इनडिविजिबल एंड दे एग्जिस्ट इन एम्प्टी स्पेस। अब इन कंबाइन करूं मैं इसको, तो ये एंशिएंट एटॉमिक आइडियाज की लिमिटेशन क्या थी, क्यों वो एक साइंटिफिक थियरी नहीं बन पाए? तो व्हाट वाज मिसिंग वाज नंबर 1, देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। वो फिलोसफर्स थे, वो डीप थिंकर्स थे, वो लॉजिक के बेस पे बात करते थे, बट एक्सपेरिमेंट्स कोई नहीं थे। No exact proportions, they did not explain the exact proportion in which the parmanus or the atomos they will combine to form different substances, ठीक है। एंड नो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं थे, कोई एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस वो नहीं बता सकते थे। तो एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं थी डिफरेंट सब्सटेंसेस की, कि अगर गोल्ड है तो वो किसका बना हुआ है, अगर वो वाटर है तो वो किसका बना हुआ है। हमारे पास ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि वाटर हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। एटॉमिक ancient atomic ideas could not explain why this happens or why the ratio is always 2:1 hydrogen and oxygen in water, ठीक है। तो ये लिमिटेशन थी जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच चाहती थी। तो साइंस को क्या चाहिए था? साइंस को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चाहिए था, आइडियाज जिनको टेस्ट किया जाए, जिनको प्रूव किया जाए थ्रू एक्सपेरिमेंट। साइंस को एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस चाहिए थी जिसके अंदर एक सब्सटेंस कंबाइन करती है, के अंदर एटम्स कंबाइन करते हैं। उनको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए थी सो दैट कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस को अंडरस्टैंड किया जा सके, उनको प्रिडिक्ट किया जा सके, ठीक है। तो एंशिएंट थिंकर्स दे आस्क्ड अ ग्रेट क्वेश्चन, बट साइंस नीडेड एविडेंस, मेजरमेंट एंड एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस। तो वेल, अब सबसे पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी देने वाले पर्सन का नाम था जॉन डाल्टन।
तो उन जॉन डाल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली साइंटिफिक थ्योरी दी ऑफ द एटम इन द ईयर 1808 बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि उनकी थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग चीजों को कंबाइन कर रहे थे और उनके कॉम्बिनेशन से नए सब्सटेंसेस बनते थे। तो वहां पे हमको अंडरस्टैंडिंग मिली अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए, जिसमें से 2 लॉज हमको भी इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बट डाल्टन की ये जो एटॉमिक थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड अपॉन ऑल दोज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और वहां पे उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया, जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनको अंडरस्टैंड किया और उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। एटम्स क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। और वहां से बिल्डिंग अप शुरू होती है एटॉमिक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। सो हिज थ्योरी कैन बी सेड टू ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंड एटॉमिक साइंस। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी मैटर की बाय प्रपोजिंग दैट द एटम्स दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने कहा नथिंग इज विदाउट इट्स एटम। हर एक मैटर की चीज में एटम तो होगा ही होगा। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स, जिसमें से पहले 3 आपके सामने हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम वन बाय वन, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स आपको आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। All substances, whether element or compound, they are composed of extremely small particles called atoms. ठीक है, समझ में आ गया? I hope it is clear कि मैटर कोई भी हो, चाहे एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, वो सब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से बने हुए हैं। नेक्स्ट है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और डिवाइडेड। ठीक है, तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर ना तो एक एटम को क्रिएट किया जा सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की और उस रिएक्शन में कार्बन बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई नया एटम क्रिएट नहीं होगा। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी आपको जो सब्सटेंस मिलेगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनी हुई होगी। दिस इज व्हाट वी मीन। और कोई एटम आगे फर्दर डिवाइड करके और छोटा पार्टिकल नहीं फॉर्म करता। All atoms of the same element, they are identical in mass and properties. तो अगर आपके पास एक ही तरह का एक एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है, तो आपको सारे के सारे एक जैसे एटम्स दिखाई देंगे। अगर आप ऑक्सीजन को एज अ एलिमेंट देखो ऑब्जर्व करोगे तो उसमें सब एटम्स ऑक्सीजन के सेम ही तरह के होंगे, सब एक दूसरे के क्लोन, एग्जैक्ट सेम कॉपी। ठीक है, तो दे विल हैव सेम मास, दे विल हैव सेम प्रॉपर्टीज। तो ये पहली 3 पोस्टुलेट्स हुए। अब अंडरस्टैंड करते हैं द नेक्स्ट 3 पोस्टुलेट्स। सो पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज। अब अगर आपने कंपेयर किया एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम, आपको उनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा, ना उनका साइज, ना उनका मास, ना उनकी प्रॉपर्टीज। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट। Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. तो एटम्स जब भी कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वो सिंपल, कोई फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर रेशियोज होंगे और सिंपल नंबर्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल 1:1, 1:2, 2:1। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हो कि वाटर, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2। अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम,
तो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की रेशो 1:3। तो एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशोस में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। Last postulate, chemical reactions involve only the rearrangement of atoms. आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में जरूर कोई ब्लॉक्स के साथ खेला होगा, तो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ ब्लॉक्स लाके दिए, आपने कभी उसका कोई एक डिजाइन बना दिया, कभी कोई एक और डिजाइन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट शो कि आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, आपने 4 को एक ही लाइन में रख दिया या आपने 2-2 को इस तरीके से रख दिया, तो आप उनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके आप डिफरेंट उनको डिजाइन दे देते हो। एग्जैक्टली वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी होता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं। वो बॉन्ड टूटते हैं और ये एटम्स रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है और वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये फॉर्मूलाज सिंबल्स मैम कैसे लिखती है, ये सब चीजें हम सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो कार्बन को आप एक एटम से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, ऑक्सीजन को आप और एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दो। अब इनके बीच में रिएक्शन हुआ और ये अलग अलग हो गए, अलग हुआ तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब ये रीअरेंज करके किस तरीके से, इस तरीके से तीनों आपस में जुड़ गए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जो कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो। तो सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आपको पहले अभी भी बताया कि एटम्स ना तो एक केमिकल रिएक्शन में क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे, वो सिर्फ रीअरेंज करके नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये 6 के 6 पोस्टुलेट्स बिल्कुल क्लियर हो गए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमको क्या बताया गया। सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया था कि एटम्स हमेशा कंबाइन करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, तो डाल्टन ने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो अगर वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, तो उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का है, सेंटर में एक ऑक्सीजन और इस तरीके से अरेंज 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के एटम कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के एटम से। तो आप कहीं से भी वाटर का एक सैंपल ले लो, ठीक है, चाहे वो एक टैप से ले लो, चाहे आप एक वेल से ले लो, चाहे आप रिवर से ले लो, चाहे आप ओशन से ले लो। तो अगर मैं सिर्फ वाटर की बात करूं, उसमें एडेड और चीजों की नहीं, ठीक है, तो जैसे सी वाटर में साथ में सॉल्ट है और बहुत सारी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं, हम सिर्फ वाटर की बात करें, प्योर वाटर की। ठीक है, तो आप कहीं से भी वाटर का सैंपल ले लोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड कि उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ ही कंबाइन करेंगे, जो कि आप आगे पढ़ोगे द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस की टर्म्स में। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके से बने, द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी 1:2। अमोनिया सिमिलरली एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, तो जहां मर्जी से जिस मर्जी केमिकल रिएक्शन में आप अमोनिया प्रोड्यूस कर लो, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, तो डाल्टन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि व्हाई अ कंपाउंड ऑलवेज हैज द सेम कॉम्पोजिशन नो मैटर वेयर एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो इस तरीके से हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की समझ आनी शुरू हुई कि ऐसे कैसे चीजें कंबाइन करती हैं। सो व्हाई डू वी रिमेंबर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? क्या कॉज है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपको आज इतने साल भी पढ़ाई जाती है? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के आइडियाज इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहली चीज, उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो लॉज
साइंटिस्ट ने दिए और उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें से पहले 2 लॉज आप अभी पढ़ोगे और बाकी के लॉज आप क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ही एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, तो मैंने अभी आपके साथ ये पार्ट डिस्कस किया कि कंपाउंड्स are formed when the atoms of different elements they combine in simple whole number ratios, और डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी हमेशा फिक्स्ड और डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है। Then he established atom as the building block of matter. तो डाल्टन की थ्योरी ने ये शो किया कि एटम जो होते हैं वो बेसिक यूनिट हैं जो कि हर सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। सो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, अमोनिया को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और यही एटम्स हैं जो कि कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की एग्रीगेशन इज नथिंग बट अ कंपाउंड। ठीक है। So in simple words, डाल्टन की theory was very successful for its time. अपने टाइम में वो बहुत ही एक सक्सेसफुल theory थी। Approximately 100 years तक there was nobody to even say कि वो theory गलत थी। ठीक है, 100 साल approximately, which is a big time, you know. So it explained many chemical facts and laid the foundation for the modern atomic science. Fine. अब ऑब्वियस है कि 100 साल ही सही थी, तो इसका मतलब है कहीं पे कोई दिक्कत तो आई। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, कहां पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपको आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन थी कि एटम जो है वो डिविजिबल है। तो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, हम अभी पढ़ेंगे, देयर वर मेनी एक्सपेरिमेंट्स बीइंग डन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जहां से हमको ये अंडरस्टैंडिंग आई कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम डिविजिबल है। एटम वाज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सो पहला ये गलत हुआ। देन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, व्हाट डाल्टन सेड, दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल, उनका सब कुछ सेम होगा। बट फिर हमने अंडरस्टैंड किया अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आई थिंक आपको ये कंसेप्ट ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि कार्बन के एटम्स, बट उनके अंदर मासेस डिफरेंट। ठीक है सारे के सारे कार्बन एटम, बट उनके अंदर मासेस डिफरेंट क्यों है, हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ना कि यहाँ पे, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट दे कैन हैव डिफरेंट मासेस, जबकि डाल्टन ने कहा था कि उनका मास और उनकी सब प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, तो डाल्टन हैड सेड दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, बट फिर आइसोटोप्स की डिस्कवरी से पता लगा कि दिस इज नॉट ट्रू, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल ऑफ दिस कि ये कार्बन 12, 13, 14 क्या होता है, ये हम सारा कुछ आगे अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एटम्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो हमने कहा कि जो एटम है दैट इज नॉट, कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पर यहाँ पे जो टिपिकली आपका वो सेंटेंस को ठीक करेगा दैट इज केमिकल रिएक्शंस। आज की डेट में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी पढ़ते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। In a nuclear reaction, a carbon atom get converted into a nitrogen atom. Again, इसकी डिटेल्स क्लास 9th में नहीं रिक्वायर्ड है, पर ये फिर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम्स क्रिएट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन के लिए उनकी स्टेटमेंट आज भी बिल्कुल ट्रू है कि एटम्स विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सिर्फ रीअरेंज करके एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं।
ठीक है. So Dalton's atomic theory was a great beginning, but science continues to improve. तो improvements तो होती रहेंगी, नए experiments, discoveries होते रहेंगे, जो कि हमको एटम को better understand करने में help करते हैं और theories को इस तरीके से improve करते जाते हैं. ठीक है. So science is a journey of learning. बहुत सारी चीजें आज की डेट में जो एग्जिस्ट करती हैं वो पुराने टाइम पे हम किसी को मालूम नहीं थी, और जो आज हम चीजों को सही मानते हैं हो सकता है आने वाले टाइम पे उनको भी गलत प्रूफ कर दिया जाए. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम साइंस पीपल इज कीप एक्सप्लोरिंग. So the modern significance of Dalton's theory, which lays a very strong foundation for atomic science. Why Dalton's atomic theory is still important? Number one, it introduced the atomic idea. तो डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीकों से ये बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. बताया तो महर्षि कन्नड ने और लुसिपस और डेमोक्रिटस ने भी, बट इन्होंने उसको साइंटिफिकली बताया. He was able to explain the laws of chemical combination like law of conservation of mass, definite and multiple proportions. उसकी वजह से उनका जो उन्होंने बताया कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो उसने कंपाउंड्स की स्टडी को इजी बनाया. It laid down the basis for the future discoveries like the discovery of the subatomic particles and scientific thinking and model building. Dalton's work showed the power of simple ideas, careful observation and logical reasoning. ठीक है, तो यहां से आपके पास 3 क्वेश्चंस बन गए. ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, उसके why is the Dalton's atomic theory still very important, and what are the limitations of the Dalton's atomic theory, जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए. So आज का ये लेक्चर यही फिनिश होता है. I hope journey into the atom was exciting. आपने कुछ चीजों को अच्छे से समझा और आप अब इंक्विजिटिव हो आगे और इस एटम के बारे में जानने को. तो बनिए रहिए मेरे साथ, हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में सीखेंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. कीप लर्निंग एंड बाय बाय.